Hello, my dear friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज सीबीएसई ने सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट जहां पर स्कूल्स जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, उन सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट्स के लिए कुछ एफएक्यूज जारी किए हैं सीबीएसई ने। इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन 21-22। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और किन किन पॉइंट्स का हमें विशेष ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन रेज होते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस क्या होने चाहिए, उनके आंसर्स क्या होने चाहिए, उनके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, ये इस नोटिफिकेशन या लेटर के थ्रू जारी किया है सीबीएसई ने सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट यानी सीएसएस को। आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट्स को कौन कौन से दिशा निर्देश या एफएक्यूज के जवाब में क्या कहा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 27/11/2021 का ये नोटिफिकेशन है टू सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट्स, जहाँ पर एग्ज़ाम होने हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जिन स्कूलों को, उनके लिए ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट है। पहला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर, हाउ मेनी OMRs आर री-इवेल्युएटेड बाय द कोऑर्डिनेटर्स। पहला क्वेश्चन, जो कोऑर्डिनेटर होंगे, एक तो आपका इवेल्युएटर है जो आंसर शीट को, OMR शीट को चेक करेगा, और उसके अलावा उसके ऊपर नेक्स्ट टू इवेल्युएटर देयर इज ए कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर जो है वो OMR शीट का 20% चेक करेगा। मान लीजिए आप इवेल्युएटर 100 शीट चेक करता है, तो 20 शीट उसमें से रैंडमली 20 शीट जो है चेक करने की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेटर को दी जाती है। तो पहला क्वेश्चन ये था और उसका जवाब ये है। दूसरा प्रश्न है, वेदर कोऑर्डिनेटर हैज टू साइन ऑन ऑल OMRs और ओनली व्हिच हैव बीन री-इवेल्युएटेड बाय हिम हर। प्रश्न कहता है कि कोऑर्डिनेटर को सारी OMR साइन करनी है या जितनी OMRs उसने चेक किया है, री-इवेल्युएट किया है। तो सिग्नेचर्स आर डन टू कोऑर्डिनेटर हैज टू साइन ओनली दोज OMRs which have been re-evaluated by him or her। तो जितनी OMR कोऑर्डिनेटर ने री-इवेल्युएट की है, केवल उसी पर उसके सिग्नेचर चाहिए। इसका जवाब ये है। तीसरा प्रश्न है, इज इट मैंडेटरी to have the coordinators from the central school, or coordinators could be from the schools whose students are appearing in boards examination from the central school। तो क्या कोऑर्डिनेटर केवल सेंट्रल स्कूल का होना चाहिए, या जिस स्कूल के बच्चे वहाँ पर सेंटर पर आए हैं दूसरे स्कूलों के, वहाँ का भी कोऑर्डिनेटर हो सकता है। फॉर द फेयरनेस ऑफ इवेल्युएशन बोथ द पॉसिबिलिटीज आर ट्रू एंड करेक्ट। तो दोनों जगह के कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं। ऐसे स्कूल जिनका सेंटर दूसरे स्कूल में है, तो उस स्कूल का भी कोऑर्डिनेटर हो सकता है, और जिस स्कूल में सेंटर है सॉरी, उस स्कूल का कोऑर्डिनेटर तो हो ही सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ मेनी OMRs आर टू बी इवेल्युएटेड बाय द इवेल्युएटर्स। इवेल्युएटर्स कितनी OMR चेक कर सकते हैं एट द मोस्ट। यहाँ दिया गया है पहले कॉलम में, नंबर ऑफ OMR इन सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय लेस स्टूडेंट्स। ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट आई मीन ऑप्ट करते हैं जिन सब्जेक्ट्स को, उसमें इवेल्युएटर्स को 30 शीट जो है वो इवेल्युएट करनी है। ऐसे सब्जेक्ट्स में, जैसे हम कई बार माइनर सब्जेक्ट भी कह देते हैं। नंबर ऑफ OMRs इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय लार्ज स्टूडेंट, जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, तो उसमें आपको 20 शीट जो है करना ज़रूरी है, और इतने पर आपका एक इवेल्युएटर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे कम स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, अगर 60 शीट्स हैं, नंबर ऑफ OMR
60 जो है वो चेक करते हैं, तो इस पर या इसमें नंबर ऑफ ओएमआर्स जिसमें ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं जिस सब्जेक्ट को, उसमें 40 सीट्स हैं, तो यहाँ पर 2 इवेल्युएटर लगाए जाएंगे 40 सीट के लिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग द सब्जेक्ट, लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग द सब्जेक्ट, उसमें 60 ओएमआर है तो 2 इवेल्युएटर। सिमिलरली 90 यहाँ, 60 यहाँ तो 3 इवेल्युएटर, 120 यहाँ और 80 यहाँ तो 4 इवेल्युएटर, यानी 20 के लिए 1 इवेल्युएटर यहाँ पर चाहिए, जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं जिसको ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर बताया है। और पहले इसको 30 था, अभी इसको इन्होंने 20 कर दिया रिड्यूस करके। पांचवा प्रश्न है, कैन सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट अपॉइंट मोर देन द सजेस्टेड नंबर ऑफ इवेल्युएटर्स फॉर कंप्लीटिंग इवेल्युएशन वर्क टाइमली? तो यस इसका आंसर है कि टाइम से अगर आप इवेल्युएशन वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं तो जो सीएस है विद्यालय का सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट, जिसके अंडर में एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट किया जा रहा है, तो वो ज़्यादा इवेल्युएटर भी अपॉइंट कर सकता है, उसके पास ये राइट है, सो दैट द चेकिंग वर्क कैन बी डन इन ड्यू टाइम। ठीक है, कुड बी इंगेज्ड फॉर इवेल्युएशन बाय द सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, ज़्यादा इवेल्युएटर भी सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट लगा सकता है। सवाल उठता है कि क्या पीटीआई, आर्ट्स टीचर, डांस टीचर भी इवेल्युएशन के काम में लगाए जा सकते हैं? इसका आंसर है यस, लगाए जा सकते हैं। क्या क्लास 12th के टीचर भी इंगेज किए जा सकते हैं इवेल्युएशन प्रोसेस में, कि 12th का इवेल्युएशन 10th के टीचर करें या 10th का इवेल्युएशन 12th के टीचर कर सकें? जी हाँ, इसका भी आंसर यस है, क्योंकि हमें ओएमआर शीट में चेकिंग करनी है, खाली राइट रॉन्ग देखना है अकॉर्डिंग टू द आंसर की, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें यस लिखा हुआ है। कैन क्लास 12th टीचर्स बी एंगेज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ क्लास 10th एंड वाइस वर्सा? ये हो गया आपका यस। कैन असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट बी एंगेज्ड इन इवेल्युएशन? असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का मतलब इनविजिलेटर। क्या इनविजिलेटर्स को भी इवेल्युएशन में लगाया जा सकता है? इसका आंसर भी यस है। Ninth question है, is it mandatory to have the evaluators from the central school, or evaluators could be from the schools whose students are appearing in the board examination from the central school? क्या ये ज़रूरी है कि इवेलुएटर जो है वो जो सेंट्रल स्कूल है वहीं का होना चाहिए, या दूसरे स्कूल्स जिसका सेंटर आपके यहाँ पड़ा हुआ है उस स्कूल के भी इवेलुएटर हो सकते हैं? Yes, for the fairness of evaluation, following may be noted for compliance, please. Central schools should have evaluators from all schools whose students are appearing in examination from central school, including their own school for evaluation of OMRs. तो OMR की इवेल्युएशन के लिए सेंट्रल स्कूल के इवेल्युएटर के अलावा उन स्कूलों के भी इवेल्युएटर अपॉइंट किए जा सकते हैं जिनके सेंटर आपके विद्यालय में हैं। During evaluation, OMRs should be interchanged between the evaluators of two schools. जिन स्कूल का सेंटर आपके यहाँ है उसकी OMRs सेंट्रल स्कूल के इवेल्युएटर करें, और सेंट्रल स्कूल के बच्चों की OMR दूसरे स्कूल्स जिनका सेंटर आपके यहाँ रखा गया है वो कर सकते हैं। Meaning thereby OMRs of the schools be checked by evaluators of other schools and vice versa. इसका मतलब दूसरे स्कूल के टीचर जिनका सेंटर आपके यहाँ रखा गया है वो भी OMR चेक कर सकते हैं, लेकिन OMRs दोनों स्कूल की एक्सचेंज की जाएगी। खुद के स्कूल की OMR वो नहीं चेक करेंगे, वो दूसरे की करें और वो दूसरे की करें। इन केस स्कूल इज प्योरली एज ए सेल्फ सेंटर, जहाँ पर स्कूल सेल्फ सेंटर है, central superintendent should invite few evaluators from neighboring schools also for the fairness of the evaluation. सेंट्रल जो सुपरिंटेंडेंट है सीएस जो है वो दूसरे नेबरिंग स्कूल के, आस पड़ोस के स्कूल के भी टीचर्स को इवेलुएट करने के लिए इनवाइट कर सकता है, सो दैट
fairness of the evaluation can be maintained. चौथा, these are new instructions from CBSE and must be compiled with from immediate effect. ठीक है, इसे कंपाइल करना चाहिए, इसे फॉलो करना चाहिए। नए इंस्ट्रक्शंस अभी आए हैं सीबीएसई से। विच कलर इंक, सवाल उठता है कि किस कलर की इंक कौन किस लेवल पर इस्तेमाल करेगा। विच कलर इंक पेन शुड बी यूज्ड बाय डिफरेंट फंक्शनरीज। तो इसका उत्तर है बेस्ड ऑन सजेशंस रिसीव्ड बाय द सीबीएसई इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द पेन एंड कलर used in term 1 examination will be as follows with effect from 26/11/2021. स्टूडेंट्स ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज करेंगे। इन्विजिलेटर रेड बॉल पॉइंट पेन, इवेलुएटर रेड बॉल पॉइंट पेन, कोऑर्डिनेटर रेड बॉल पॉइंट पेन, ऑब्जर्वर रेड बॉल पॉइंट पेन, ऑल अदर ऑफिशियल्स रेड बॉल पॉइंट पेन। यानी कि और जितने भी ऑफिशियल टास्क किए जा रहे हैं वो रेड बॉल पॉइंट पेन से किए जा रहे हैं। केवल स्टूडेंट यहाँ पर ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर सकता है। यूज ऑफ पोसेशन ऑफ ब्लैक ब्लू पेन अदर देन स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड एट ऑल इन एग्जामिनेशन सेंटर्स। ये बिल्कुल क्लियर कहा सीबीएसई ने कि जो ऑफिशियल्स हैं, इवेलुएटर हैं, इन्विजिलेटर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो कभी ब्लू और ब्लैक पॉइंट का ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। Which observers, whether observers have to sign on the OMRs or on few OMRs? ऑब्जर्वर को सभी OMR शीट में साइन करना है या कुछ OMR शीट में? तो इसका आंसर है कि ऑब्जर्वर हैज टू साइन all the OMRs as a proof of complying instructions issued by CBSE that all boxes on OMR have been filled in by the candidate, and if not, the circle next to the box has been darkened by the candidates. ऑब्जर्वर को सभी OMR में साइन करना है प्रूफ के तौर पर कि इंस्ट्रक्शंस का पूरी अच्छी तरह से OMR शीट भरने में पालन किया गया है कि नहीं। इसके लिए ऑब्जर्वर हैज टू साइन ऑल द OMR शीट्स। Point number 12, can evaluators count total correct answers while doing evaluation and upload this number on link? क्या evaluators सारे total number of correct answers को count करके evaluation करने के बाद link पर upload कर सकता है? Evaluation will be done as per the instructions provided in the question paper. तो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको फॉलो करेगा इवेलुएटर। एग्जैक्टली द सेम हैज टू बी फॉलोड बाय द इवेलुएटर, नथिंग मोर नथिंग लेस। शुड क्वेश्चन पेपर बी प्रोवाइडेड, अब यहाँ पर डायरेक्ट लिंक पे अपलोड करने की जो प्रक्रिया है वो सीएस ने, जो सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट ने जिसको सौंपा है, वही नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स को अपलोड करेगा। हर इंसान तो नहीं कर सकता है, हर एक के पास पासवर्ड तो नहीं है। तो सिंपली जो OMR शीट का इवेल्युएशन करने के बाद वहाँ पर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं, वहाँ हमें मेंशन करेगा इवेल्युएटर की इतने करेक्ट आंसर्स हैं। बाकी अपलोडिंग प्रोसेस का काम किसी IT इंचार्ज या ऑफिशियल इंचार्ज को सौंपा गया है, उसके द्वारा CS कराएगा। सॉरी। 13th point है, should question paper be provided to evaluator and coordinator for evaluation and re-evaluation respectively? क्या क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने चाहिए इवेल्युएटर और कोऑर्डिनेटर को? Yes, certainly. Without question papers, evaluator cannot decide that how evaluation should be done. तो ये ज़रूरी है कि इवेल्युएटर और कोऑर्डिनेटर को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएं, नहीं तो कई बार ये पता नहीं चलेगा कि सेक्शन ए में से कितने प्रश्न करने थे, सेक्शन बी में से कितने करने थे, एंड सो ऑन। 14th point है, देयर आर 60 क्वेश्चंस इन ए क्वेश्चन पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 60. Out of 60 questions, only 50 are to be attempted by the candidate. How evaluation should be done by the evaluator and how correct number of questions will be determined. 60 क्वेश्चन दिए गए हैं और 60 में से 50 करने हैं, ठीक है। तो किस तरह से इसका इवेल्युएशन होगा?
In this case, evaluator has to count correct number of responses from question number 1 to question number 50. The same number is to be uploaded on the link. However, responses from question number 51 to question number 60 will not be taken into consideration for evaluation. मान लीजिए बच्चे ने 1 से 60 तक पूरा कर दिया और उसमें से केवल 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, तो हमें क्या करना है, 1 से 50 तक कंसीडर कर लेना है, उसमें क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, बाकी 51 से 60 तक बिल्कुल हमने छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है ऐसे केसेस में जिसमें बच्चे सारे क्वेश्चन कर देते हैं। कहने का मतलब इस पॉइंट का ये होना चाहिए। बाकी आपको अगर ये पॉइंट में जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सुझावों का स्वागत है और हमें भी सीखने को मिलेगा आपसे। There are two sections in a question paper, that is section A, section B. Both sections are having 30 questions each. From each section, 20 questions are to be attempted. In section A, one student has attempted 20 questions, and in section B, student has attempted 24 questions. ठीक है। What is the correct method of evaluation? ये कहता है कि दो सेक्शन में डिवाइडेड है पेपर, दोनों में 30-30 प्रश्न हैं, हर सेक्शन से 20 प्रश्न करने हैं। सेक्शन ए में एक स्टूडेंट ने 20 क्वेश्चन किया, वो तो ठीक किया, लेकिन सेक्शन बी में उसने 24 कर दिए। इसको कैसे इवेल्युएट करेक्टली किया जाए? तो सेक्शन ए में जो उसकी रिस्पॉन्सेज हैं, 20 रिस्पॉन्सेज उसने दिया ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से जो करेक्ट हैं उसे हमें करेक्ट में डाल लेना है। स्टूडेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड 18 करेक्ट आंसर्स एंड 2 रॉन्ग आंसर्स आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। 30 में से 20 किया है, 18 क्वेश्चन सही है, 2 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पर तो 18 रिस्पॉन्स करेक्ट हो गया। सेक्शन बी में आइए, 24 क्वेश्चन उसने किए हैं और करना था केवल 20। तो शुरू के 20 क्वेश्चन आप देखें, उसमें से जितना भी करेक्ट है, मान लीजिए उसमें से 15 करेक्ट है, तो 18 पहले सेक्शन से करेक्ट हो गया, 15 दूसरे सेक्शन से करेक्ट हो गया, 18 + 15 33 रिस्पॉन्सेज आपकी करेक्ट रिस्पॉन्सेज मानी जाएंगी। तो इस तरह से इस पेपर को इवेलुएट किया जा सकता है ऐसे केस में। 16वां प्रश्न है, इज टीचर ऑफ पेरेंट स्कूल नीड टू बी इन्वॉल्व इन इन्विजिलेशन एंड इवेल्युएशन। जहाँ के बच्चे हैं जिस स्कूल के, उनका सेंटर किसी दूसरे स्कूल पर है पड़ा हुआ, तो क्या जिस स्कूल के बच्चे हैं उस स्कूल के टीचर्स इन्विजिलेशन और इवेल्युएशन में लिए जा सकते हैं या नहीं? इसका उत्तर है यस, लिए जा सकते हैं। कम से कम एक टीचर सभी स्कूलों का जिसका सेंटर पड़ा हुआ है दूसरे स्कूल में, उनको वहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए इवेल्युएशन पर्पस के लिए या इन्विजिलेशन पर्पस के लिए। दे विल ऑल्सो इंश्योर फेयरनेस ऑफ द इवेल्युएशन। इससे इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है वो फेयर और फाइन माना जाएगा, ट्रांसपेरेंट माना जाएगा। वी कैन इंश्योर दैट इवेल्युएशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन वेल, ट्रांसपेरेंट। ठीक है। 17th question, will there any instructions be given on answer key about number of questions to be responded by a student? तो आंसर की में क्या ये लिखा रहेगा कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न करने हैं? इसका आंसर है कि ऑल सच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ओनली इन क्वेश्चन पेपर। किस सेक्शन से किस पेपर में कितने क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये सारा प्रोसेस क्वेश्चन पेपर में ही है। इसलिए क्वेश्चन पेपर मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर इवेल्युएशन टू द इवेल्युएटर एज वेल एज कोऑर्डिनेटर। 18वां प्रश्न 18th क्वेश्चन है आपका, डज इट नीड टू कॉल द सब्जेक्ट टीचर टू इंटरप्रेट द पेपर एंड क्लियरली वर्क आउट द इंटरनल चॉइस ऑफ इवेल्युएटर्स बिफोर इवेल्युएशन कुड बिगिन? नो। यहाँ पर साफ साफ नो लिखा जा रहा है, आपको ये दिखाई पड़ रहा है नो। तो हमें किसी सब्जेक्ट टीचर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल इवेल्युएटर्स कैन डिस्कस बिफोर द स्टार्ट ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है। इवेल्युएशन शुरू होने से पहले जितने भी इवेल्युएटर्स हैं
जहाँ भी डाउट है, जिन प्रश्नों को डाउट है, जिन जो क्वेरीज हैं वो आपस में मिल करके सॉल्व करके डिस्कस करके देन दे कैन स्टार्ट बिगिन विद द इवेल्युएशन प्रोसेस। तो ये आपका हो गया 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में जैसे हिंदी का है तो इसमें आपके ये सब इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 55 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। खंड का खा गा में भी डिवाइडेड है। खंड का से 20 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 1 से 20 में से 10 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। 21 से 40 में 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गा में 14 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 41 से 54 तक सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। प्रत्येक खंड में निर्देशानुसार परीक्षार्थियों द्वारा पहले उत्तर किए गए वांछित प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। हर खंड में से जितने आपको कहा गया है उतने ही प्रश्नों के उत्तर एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिया है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है। एक विकल्प से अधिक उत्तर देने पर अंक नहीं दिए जाएंगे। आप कई सर्कल डार्क कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आइए हम यहाँ देखते हैं। प्रश्न खंड का में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 में 10 प्रश्नों के उत्तर ही निर्देशानुसार देने। ओनली फर्स्ट 10 करेक्ट आंसर्स सीरियल नंबर 1 to 20 में से केवल पहले 10 प्रश्न जो करेक्ट हैं वही चुने जाएंगे, वही देखे जाएंगे, वही इवेलुएट किए जाएंगे। बेशक आप 1 से 20 तक कर दो तो उसमें से हम लोग 1 से 10 तक ही चेक करेंगे और उसके अलावा हम छोड़ देंगे 10 प्रश्न बाद के, ठीक है। अगर आप सारे कर देते हैं तो अगर आपने 10 करेक्ट किए हुए, 10 प्रश्नों को किया है, 10 पर आपने जो है हैश टैग में आपने डार्क किया हुआ यानी 10 को छोड़ा हुआ है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने 15 कर दिए तो हम लोग 10 प्रश्न इवेल्युएट करेंगे और 5 प्रश्न छोड़ देंगे। ये इसकी प्रक्रिया होगी। खंड का में 21 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 21 से 40 16 करने हैं। तो ओनली फर्स्ट 16 करेक्ट क्वेश्चंस यानी सीरियल नंबर 21 to 40 में से जो पहले 16 प्रश्न हैं वही चेक किए जाएंगे। 20 प्रश्न दिए हुए हैं तो 20 के 20 अगर आप कर देते हैं तो ऐसा केस होगा, ठीक है। और अगर आप 16 कर रहे हैं अपनी चॉइस से, 4 को डार्क कर रहे हैं यानी कि 4 को अनअटेम्प्ट शो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। प्रश्न खंड गा में 14 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो 14 प्रश्न जो है वो करेक्ट आपके 41 से लेकर के 54 तक मुझे लगता है कि 14 प्रश्न हो गए और सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस तरह से आप देखें 10 + 16 + 14 40 होते हैं। खंड का में से 10, खंड खा में से 16 और खंड गा में से 14 प्रश्न, टोटल 40 प्रश्न होते हैं यहाँ पर। It is not that out of 55 questions students has attempted 45 questions and evaluator will count any 40 question. No. Counting of correct questions should be done as given in the table. जैसा कि टेबल में खंड के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से दिया जा रहा है, उसी हिसाब से हमें हर सेक्शन से क्वेश्चंस के आंसर्स जो भी बच्चे ने OMR शीट में मार्क किए हैं इवेलुएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें अपना कोई कानून नहीं लगाना है। जो CBSE की ये स्कीम कह रही हो हमें उसी के हिसाब से चलना है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैथ्स के पेपर में दिया गया स्टैंडर्ड में कि सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 20। अब 1 से 20 तक में कोई भी 16 प्रश्न करने हैं तो जो पहले 16 प्रश्न आपने किए होंगे वो चेक कर लिए जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो भी आपके 16 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड हैं उसमें से आपका इवेल्युएशन किया जाएगा। आप 20 के 20 कर देते हैं तो पहले 16 चेक कर लिए जाएंगे, बाद के 4 छोड़ दिए जाएंगे। इसी तरह से बी सेक्शन में से भी 20 क्वेश्चन है, उसमें 16 करने हैं। 21 से 40 तक जो क्वेश्चन है तो 21 से 40 तक 20 क्वेश्चन हुए, उसमें से फर्स्ट 16 चेक किए जाएंगे जो आपने करेक्टली मार्क किया है, डार्क किया हुआ है।
अगर आपने 20 के 20 कर दिए सेक्शन बी से, तो उसमें से टॉप 16 क्वेश्चन, फर्स्ट 16 क्वेश्चन इवेल्युएट किए जाएंगे। सेक्शन सी में कंटेन 2 केस स्टडीज क्वेश्चंस, केस स्टडीज कंटेनिंग 5 क्वेश्चंस इन ईच केस। 2 केस स्टडी के क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन सी में, 5-5 प्रश्न दोनों केस स्टडीज में है। अटेम्प्ट एनी 8 फ्रॉम क्वेश्चन 41 to 50, तो केवल आपको 8 प्रश्न करने हैं इसमें से। तो ये कैसे होगा? देयर आर 2 केस स्टडीज क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज हैविंग 5 क्वेश्चंस, कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 10 में से 8 करने हैं। इन सच सिनारियो कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग मैनर। पहला क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन? 5 क्वेश्चन वो पहले केस स्टडी से कर दिया, तो 3 क्वेश्चन उसे दूसरे केस स्टडी से करना पड़ेगा, 8 हो गए टोटल। या पहले केस स्टडी से 4 क्वेश्चन कर दिया, दूसरे केस स्टडी से 4 क्वेश्चन कर दिया, फिनिश 8 क्वेश्चन। या पहले केस स्टडी से अगर वो 3 क्वेश्चन करता है, तो दूसरे केस स्टडी से उसे 5 क्वेश्चन कर सकता है। 8 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। यानी दोनों केस स्टडीज मिला करके हमें 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो दोनों का कंबाइंड यहाँ पर दिया जा रहा है। मैथ स्टैंडर्ड की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी तरह से और भी कोई सब्जेक्ट है तो उसका भी इवेल्युएशन इसी प्रकार किया जाएगा। आते हैं हम हिस्ट्री थ्योरी में। सेक्शन ए कंटेन्स 24 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। तो मान लीजिए इसमें सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, 1 to 24, इसमें से 20 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप पूरे 24 के 24 कर देते हैं बाई चांस, तो उसमें से टॉप से क्वेश्चन नंबर 1 to 20 चेक किया जाएगा और 21 से 24 इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 से 24 के बीच में कोई भी 20 प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो 20 प्रश्न बखूबी चेक किए जाएंगे आपके। सेक्शन बी में इसी तरह से है, 22 क्वेश्चन है, 25 से लेके 46 तक, इसमें से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट 18 क्वेश्चंस विल बी इवेल्युएटेड। जो आपने पहले 18 क्वेश्चन किए होंगे 25 से 46 में के बीच में 22 में से, यानी 4 आपको नहीं करने, 4 को आपको हैश टैग में मेंशन करना पड़ेगा, तो वो आपके 18 क्वेश्चन चेक कर लिए जाएंगे। कोई बच्चा सभी कर देता है तो सभी में से टॉप 18 लिए जाएंगे, उसके बाद इग्नोर कर दिया जाएगा। सिमिलरली सेक्शन सी कंटेन्स 12 क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम 47 to 58। 12 क्वेश्चन केस स्टडीज के दिए गए हैं, उसमें से 10 करना है। तो देयर आर 12 केस स्टडीज क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 47 to 58। एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 47 to 58 कैन बी काउंटेड। कोई भी 10 प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 47 से 58, इन 12 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को छोड़ सकता है कोई भी। इसी तरह से मैप का की बात आ जाती है। 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं, 59 एंड 60। तो ये दोनों क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट ही नहीं, दोनों क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं मैप बेस्ड जो है। फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर 22वां है कि इज इट मैंडेटरी टू सेंड आवर टीचर्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वेयर आवर स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। हमारे स्टूडेंट किसी दूसरे सेंटर पर जा रहे हैं अपीयर होने के लिए, तो क्या उनके साथ टीचर भेजना जरूरी है? Yes, it is mandatory to send teachers to the examination center for invigilation, and they will also be required for evaluation, observers and flying squads. कहीं भी उनकी ड्यूटी डाली जा सकती है। Every school should cooperate in holding smooth and fair conduct of examination. तो स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट एंड ट्रांसपेरेंट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में सीबीएसई का सहयोग करें, ये सीबीएसई की लास्ट लाइन है। और जो दूसरे स्कूल, जिन स्कूलों का सेंटर किसी और जगह पर डाला गया है, उन स्कूलों में भी अपने पेरेंट स्कूल से टीचर्स भेजे जा सकते हैं, भेजे जाने चाहिए, रादर मैंडेटरी लिखा हुआ है। और वहाँ पर उनकी कोई भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, एज ए इवेलुएटर लगाई जा सकती है, एज ए ऑब्जर्वर लगाई जा सकती है, एज ए मेंबर ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड्स, कहीं भी डाली जा सकती है। तो इसका भी उत्तर यस होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्या क्या
क्वेश्चंस टीचर्स, ऑब्जर्वर्स और इवेल्युएटर्स के दिमाग में आ सकते हैं। लगभग काफ़ी प्रश्नों का उत्तर सीबीएसई ने अपने शब्दों में यहाँ देने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे ढंग से सीबीएसई इस बात को क्लियर कर पाया है। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो का एंड करना चाहता हूँ। साथ साथ ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो जो पॉइंट मैंने अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई लेटर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, अगर उसमें कोई डाउट है या आपका कोई सुझाव है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव लिख सकते हैं और हमें भी आपके सुझावों का जो है इंतज़ार रहेगा और हमें भी उससे कुछ सीखने को मिल सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।